तो भाई स्वागत है सभी जे वालों का। जे के जितने भी पेरेंट्स हैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं मैं। बात करते हैं, यू कैन कॉल मी मास्टर। बात करते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पिछली सभी क्लासेस आप देख करके आ जाइए, क्योंकि वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने पहले भी बोला है कि एक महीने के अंदर इतना ही इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। इससे इफेक्टिव वे है कि अगर आपने पहले से ही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके का सिलेबस कर रखा है तो आप रिवीजन कर सकते हो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो। ठीक बात है। बात करते हैं रेशियो क्या होता है। तो अगर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो रेशियो क्या करता है, वो कंपेयर करता है दो क्वांटिटीज को सेम काइंड। ठीक है, सेम काइंड के दो रेशियोज को क्या करता है, वो कंपेयर करता है। अच्छा, मान लो कि जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ट्राइंगल है तो उसके साइड्स होंगे। अच्छा सर ठीक है। या मान लो क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो गया। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है तो उसकी क्या होगी भाई, एक तो आपकी लेंथ होती है, एक आपकी ब्रेड्थ होती है। तो वो रेशियो में होंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का रेशियो लिख सकते हैं। मान लो वो 2:3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्या हो गई, रेशियो में लिखी गई बात है। यानी कि लेंथ जो है वो 2 का मल्टीपल होगा। लेंथ किसका मल्टीपल होगा, 2 का। और जो ब्रेड्थ है वो किसका मल्टीपल होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा किसका मल्टीपल होगा, आपको ये पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके सर। अगर बात करते हैं रिटर्न एज ए इज टू बी या फिर ए बाई बी, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दोनों बात एक ही है, यानी 1:2 या फिर 1/2, दोनों का मतलब सेम ही है। सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए, ऑर्डर मैटर्स। सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए, ऑर्डर मैटर करेगा। हाँ जी मैटर करेगा। यानी 2:3 को आप 3:2 नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको। जो 2:3 है वो 2:3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2/3 की वैल्यू अलग है और 3/2 की वैल्यू अलग है। ये बात तो आपको बेसिकली समझ में आती है। क्वांटिटीज मैटर करता है कि हाँ आपने क्वांटिटी क्या ली है, मतलब सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए। रेशियो कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक फ्रैक्शंस, तो उनको फ्रैक्शंस की तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ रेशियोज आपके एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं। तो भैया एक तो सिंपल रेशियो होता है, जैसे आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कंपाउंड भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। जैसे a इंटू सी रेशियो b इंटू डी। तो यहाँ पे ना 4 अलग अलग वैल्यूज हैं, जिनमें से 2 की ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 2 की नीचे मल्टीप्लीकेशन है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। सर डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं? अगर कोई चीज मल्टीपल में लिखी हुई हो उसे डुप्लीकेट बोलते हैं, 2 बार हो, यानी a इंटू ए डिवाइडेड बाई बी इंटू बी, इसको आप क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। एंड ऐसे ही ट्रिप्लीकेट जो होता है वो 3 बार होता है। ठीक है, तो ऐसा सर और भी हो सकते हैं, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं अब प्रोपोर्शन की। तो रेशियो को हमने समझा, थोड़ा सा प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस है सर? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियो इक्वल हो। जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन में फर्क क्या है? रेशियो और प्रोपोर्शन में फर्क क्या है? तो फर्क ये है सर कि रेशियो को आपने लिखा 2:3, बस बात खत्म हो गई, इसी को रेशियो बोलते हैं। लेकिन वो अगर बराबर है किसी के, मान लो x रेशियो y के, तो इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी जिस वे में इस रेशियो को लिखा गया उसी वे में इसी रेशियो को लिखा गया है, एंड दे आर इक्वल, तो उनको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो a:b इज इक्वल टू c:d, इसका आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि a:b इज इक्वल टू c:d, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, ये हो जाता है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे, ये सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि आप प्रोपोर्शन से इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, और इसका इस्तेमाल करते हैं मिसिंग टर्म को फाइंड करने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 चीजें हैं सर, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो कोई भी 3 टर्म अगर आपको पता है, कोई भी 3 टर्म्स अगर आपको पता है तो आप चौथा टर्म आराम से निकाल सकते हो। अगली बात क्या है सर, अब एग्जाम में आपके क्या पूछता है कि आपको डेटा दे देगा। मान लो आपको ऐसे एक प्रोपोर्शन दे देगा और आपसे बोलेगा मीन प्रोपोर्शनल बताओ। क्या बताओगे भाई? मीन प्रोपोर्शनल बताओ। मीन प्रोपोर्शनल कैसे बताओगे? जैसे a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? इस b को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो अब क्या करोगे, b को अगर उधर ले जाओगे तो आप b स्क्वायर इज इक्वल टू सी को इधर मल्टीप्लाई करोगे a इंटू सी, तो इसी को हम बोल देते हैं मीन प्रोपोर्शनल। और ये तो b स्क्वायर की वैल्यू है। जब आप b की वैल्यू निकालोगे तो ac किस में चला जाएगा, ac चला जाएगा, एयर कंडीशनर किस में चला जाएगा, एसी चला जाएगा अंडर रूट में। कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में। इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ अंडर रूट लिया जाता है, और ये इसका स्क्वायर है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। पावर 1/2 होता है, पावर हाफ होता है तो वो कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, अंडर रूट
AC। तो ये जो बात है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो जो दो वैल्यूज दी होती हैं B के अलावा उनका अंडर रूट लेकर के मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। फ्रिक्वेंटली ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना चाहिए। अच्छे से आपको क्या करना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है भाई, अगली बात नेक्स्ट है थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो जब मीन प्रोपोर्शनल पूछता है तो थर्ड और फोर्थ भी पूछेगा। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वही मीन प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं है। थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होगा कि सर उसमें ना फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी A/B इज इक्वल टू B/C। अब इसमें क्या थर्ड प्रोपोर्शनल हम किसको बोलते हैं? देखो ये तो फर्स्ट है, ये दोनों ही सेकेंड है, तो थर्ड कौन सा हुआ? ये। तो जो मीन प्रोपोर्शनल है ना वो सेकंड प्रोपोर्शनल है एक तरीके से, उसी को मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और जो तीसरा वाला अपना होता है वो सी होता है। तो सी के लिए आप कैसे इसको करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऐसे रख लो, सी को यहीं रख लो, ए बी को नीचे भेज दो, तो सी इज इक्वल टू बी, सी को इधर भेज दो, बी को इधर, ए को इधर भेज दो, सो बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये आपका क्या हो जाता है? इसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करोगे तो आप कैसे लिखोगे सर? A/B बराबर। अब फोर्थ के लिए चौथा आदमी भी तो चाहिए, यानी कि यहाँ आपको बी दो बार नहीं दिखेगा। जो बी आपको दो बार दिख रहा था वो यहाँ पर दो बार नहीं दिखेगा। तो जगह अगर आपको डी निकालना है तो डी इज इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन में ए। ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। बोलो बात ठीक है? तो मीन प्रोपोर्शनल समझ में आया? रिकॉल करो दिमाग में। मीन प्रोपोर्शनल में तीन चीजें दी होंगी, ए बी सी। बी ही आपका मीन प्रोपोर्शनल होता है, तो जो ए सी होता है उसका अंडर रूट ले लेंगे, मीन प्रोपोर्शनल आएगा। सर थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं? तीन चीजें होंगी, ए बी सी, तो बी स्क्वायर से मतलब डिवाइड कर देंगे ए को, बी स्क्वायर ए को ए से डिवाइड कर देंगे बी स्क्वायर को, तो थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होगा? चार चीजें होंगी, ए बी सी डी। डी निकालना है तो बी इंटू सी करके ए से डिवाइड कर देंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। एग्जाम में आपके एज इट इज चीजें पूछ ली जाएंगी। अब इन पर एज के प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं, रेशियो पर डिपेंडेंट होता है। इजी कंसेप्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा टेरिक फिरिक का हमारे पास टाइम नहीं है, कंसेप्ट पे बात कर लेंगे। सर प्रेजेंट एज का रेशियो अगर दिया हुआ है, बोलेगा आफ्टर एक्स ईयर्स या बिफोर एक्स ईयर्स, यानी कि 10 साल बाद, 8 साल बाद, या 8 साल पहले, 5 साल पहले। तो अगर बाद की बात बोलेगा तो जोड़ देंगे। जैसे मान लो आज 2026 चल रहा है, तो मैं बोलूंगा 4 साल बाद, तो 2030 ही समझोगे ना भाई, तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर मैं बोलूंगा 4 साल पहले, तो आप बोलोगे 2022 की बात चल रही है, यानी पीछे चले गए माइनस करके। तो आप देख सकते हो, और बहुत ही कॉमन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इस पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगली बात, पहला क्वेश्चन यहां से उठा के देखते हैं, इन्हीं कंसेप्ट पर आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन उठा के देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 24 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 एंड 63। तो 7 और 63 ये हो गया, और डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन 24 एंड, तो 24 को वहीं रखना है, उसको नहीं छूना है। मीन प्रोपोर्शनल पहले किसका निकालना है? 7 और 63 का, फिर उनके बीच का गैप देखना है, इसके मीन प्रोपोर्शनल का, उसका ध्यान देना। अगर मैं आपसे बात करता हूं सर अरिथमेटिक क्या होती है, अरिथमेटिक इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। अगर आप उसको समझ पाते हो तो भाषा है, अरिथमेटिक भाषा है, जहां कंसेप्ट से पहले आपको उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ती है। दैट व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, क्वेश्चन किस बारे में है, क्या पूछा है, क्या गिवन है। तो आपको गिवन था एक नंबर यहाँ पे 24, फिर कह रहा है इसका डिफरेंस हमें पता करना है किसके साथ में, दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, फिर उसका डिफरेंस बता देना कितना आता है। ठीक है सर, तो 7 एंड 63 आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इन्हीं का अंडर रूट निकाल लेना। उन्हीं दोनों नंबर का अंडर रूट निकाल लिया तो मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है सर, तो 63 इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? 7 को 7 रहने दो, 7 इंटू 9 लिख दो, 63 हो जाएगा। अब ये 7 दो बार है, यानी अंडर रूट में क्या आएगा सर? 7 का स्क्वायर अंडर रूट में, और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर। तो बाहर क्या आ जाएंगे? 7 इंटू 3 दैट इज 21। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शनल निकल के आया। इसको आंसर में मत दे देना, मैं एग्जामिनर होता मैं इधर 21 बना के रखता, 21 आया, बच्चा 21 लगा करके आंसर चल देता है और कहता है कि हमारा एग्जाम में गलत क्यों हुआ, समझ में नहीं आया। करके तो ठीक आया था, ठीक नहीं करके आए थे। आपने मीन प्रोपोर्शनल निकाला है, उसने गैप पूछा है 24 और मीन प्रोपोर्शनल के बीच का, तो गैप कितने का है? 24 और 21 के बीच 3 का गैप आएगा, इसलिए इसका आंसर 21 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई? 3 होगा। बात समझ में आ रही है आपके? आप बोलोगे बिल्कुल सर आ रही है, अच्छी बात है। मीन प्रोपोर्शनल इसका बताना है आपको, ये एग्जाम में आप ये तो आप करोगे। मैंने आपको अभी बताया अंडर रूट में 3 इंटू 27, अब ये तो आपको निकालने आना चाहिए। रूट में से आपको वैल्यू निकालनी आती है या नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो अभी मैंने आपको करके दिखाया, अगर किसी का स्क्वायर अंदर है, ठीक है, तो जितनी बार उसके पावर 2 आते हैं समझ लो उतनी बार वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका a के पावर 2 बार है ना,
ए के पावर 2 बार है ना, बी के पावर 2 बार है, तो ये बाहर आ सकते हैं, यानी ए इंटू बी बाहर आ जाएगा, खत्म बात। सर अगर ए के पावर 4 होता, बी के पावर 4 होता, तो उसका आधा पावर, हमेशा हर चीज़ का आधा पावर बाहर आएगा, तो इसका आधा पावर बाहर आ जाएगा। सर लेकिन अगर 3 लिखा हो, ए के पावर 3 और बी के पावर 3, तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं 0.5 देखो ये कॉमनली ऐसा लिखा नहीं जाता, लिख तो सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ये कॉमनली लिखा नहीं जाता, तो आप इसको ऐसा लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे ही बी स्क्वायर इंटू बी। तो आपको पता है कि आधा पावर बाहर आ जाएगा, एक बार ए एक बार बी बाहर आ जाएगा, और रूट ए बी अंदर रह जाएगा, क्योंकि उनके पावर क्या क्या रह गए, एक एक रह गए, तो वो बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, बाकी इसका आंसर आपको खुद ही देना है। ठीक है, ये आंसर आपको खुद ही देना है। अगला क्वेश्चन कह रहे सर 2 नंबर्स, 2 नंबर है यहाँ पर, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2। आप इसको पहले ट्राई करें, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2। तो 2 नंबर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, एक और रेशियो 2 में दिया हुआ। ठीक है सर, इफ 7 इज एडेड, तो आप इसमें हमेशा x मान लोगे, 7 को ऐड कर रहा है दोनों में 7 को ऐड कर दीजिए, तो वो नंबर बिकम्स कितना हो जाता है भाई 3/5। विच इज द लार्जर नंबर। अब आपको पता लार्जर नंबर कौन सा होगा, जो 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एक में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना होगा, 2 में करेंगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा उसका। तो बड़ा नंबर कौन सा है 2। तो x की वैल्यू निकाल करके आप क्या करोगे, यहाँ 2 के जगह पे रख दोगे, 2 इंटू एक्स, 2 की जगह पे नहीं x की जगह पे, तो 2 इंटू दैट वैल्यू इज द लार्जेस्ट नंबर, सो द लार्जर नंबर इज दैट। ठीक है, अच्छा सर, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन अब पता है क्या, इसका ट्रिक उरिक लोग बना देते हैं। क्या ट्रिक बना देते हैं, डिफरेंस ऑफरेंस निकाल के, आप जरा समझो होता क्या है, ट्रिक उरिक निकाल देते हैं लोग इसका। और एक तरीका ये होता है कि एक नंबर क्या था 1:2 था, ठीक है, इनमें दोनों में क्या ऐड किया 7 ऐड किया, तो नंबर कितना हो गया 3:5 ऐड हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे क्या कि इनके बीच का गैप 1 है, लेकिन इनके बीच का गैप 1 नहीं है, तो ये सब इतना बड़ा लंबा गैप वैप देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है ये। पहली बात, 2 नंबर रेशियो में दी है, तो उन नंबर को आप 1x और 2x मान सकते हो। ठीक है, मान सकते हैं, तो उनको आप क्या इस तरीके से लिख सकते हो डिवाइड करके, हाँ सर लिख सकते हैं 1x 2x, ये डायरेक्ट 7 ऐड किया है, तो ये लैंग्वेज कह रहा है ऐड करो, ऐड करो, रेशियो कितना बन गया फाइनल इतना। अब आपको देखना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, होगा क्या, मैं आपको 2 चीजें बहुत ध्यान से समझाता हूँ, बहुत आराम आराम से इस बात को क्या कर लेना, समझ लेना। क्या समझोगे, 5 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर 5x प्लस में 7 इंटू 5, क्या यही होगा, हाँ यही होगा, इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, तो 3 का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जनरेट होगा, आप बोलोगे सर 6x हो जाएगा, प्लस और क्या बचेगा 3 इंटू 7 बचेगा। तो आप हमेशा एक चीज पाओगे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जब x से मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली जो वैल्यू जब x से मल्टीप्लाई होगी, तो हमेशा इन दोनों का क्या आएगा, गैप आएगा, यानी 6x माइनस 5x, इसको उधर भेज दोगे। और दूसरी वाली जो वैल्यू है, इनका मल्टीप्लाई करके माइनस होता है, यानी 7 इंटू 5 35 माइनस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 35, यानी कि यहाँ पे आ गया 14। ठीक है, कितना आ गया 14, तो x की वैल्यू 14 आ गई। इसके लिए ना मतलब ट्रिक्स बनाए जाते हैं। क्या ट्रिक है इसमें, कोई ट्रिक नहीं है। क्या ट्रिक है भाई, कोई ट्रिक नहीं है, बस ये जो नंबर है x वाले मल्टीप्लाई होगा, इसका भी होगा, इन दोनों का गैप। तो आपको कैसे दिमाग में कैलकुलेट करना, अगर बहुत जल्दबाजी है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, पेपर पहले ही जमा कर देना और भाग जाना है सेंटर से, ऐसे केस में आपको ये करना, दिमाग में कैलकुलेट करो। 5 का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा, यानी दिमाग में कैलकुलेट करना 5x, दिमाग में ही 3 2 जा 6x, तो आपको इनका दिमाग में क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस, सीधा उसको यहाँ लिख देना x। इसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो भी माइनस करके दिमाग में डायरेक्ट लिख लेना, 5 इंटू 7 35, दिमाग में 35 रख लो, एंड 7 इंटू 3 21, दिमाग में माइनस कर लिया 14, सीधा x की वैल्यू 14 आ गई। यहाँ पर रखा 2x के साथ, 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 14, 14 दूनी 28, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक ट्रिक बनाए जाते हैं, किताब उताब आपके पास बहुत ही पता होगा, आपको आपके पास होगा ही बहुत सारे, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, क्या है ये सवाल या फिर है ये बवाल। तो सर बोलेंगे फाइंड 2 नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 25। मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखा है 25। सर थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो लिखा होता है c इज इक्वल टू क्या सर a बटे बी, b बटे सी। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो जाती है बी स्क्वायर अपॉन में a, यहाँ से क्या हो जाती है सर बी स्क्वायर अपॉन में a, यही है। तो c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में a, तो बी स्क्वायर अपॉन में a, इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है 25। तो आप इन दोनों का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा 25 का 625 हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में a, तो आप यहाँ से बोलोगे सर
बी स्क्वायर अपॉन में ए दैट इज 25, या फिर आप सी की सीधा वैल्यू 25 रख सकते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सी ही तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, उसकी वैल्यू कितनी 25, तो यहाँ सी की वैल्यू रख दो। सो ए इंटू 25 इज इक्वल टू 625, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 25, बी की वैल्यू कितनी हो गई 25, सी की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो कोई से भी दो नंबर पूछे, हम हर एक नंबर को क्या बता देंगे 25 25 25। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5 2 7, ठीक है, तो 5x हो गया, 2x हो गया और 7x हो गया, सीधा सीधा। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज, इनके स्क्वायर का सम कितना है। कई बार लोग क्या करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ देते और फिर उसको बराबर कर देते 3 8 2 2, फिर जितना आएगा डिवाइड करेंगे उसे x की वैल्यू मान लेते। दैट्स रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाता है भाई, ये x की वैल्यू नहीं आती कभी भी, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है। क्यों आती है, क्योंकि इन सबके ये रेशियोज हैं, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे सो 5x का स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर होगा, 7x का स्क्वायर होगा, यानी इनका पूरा पूरा स्क्वायर होता है, यानी x के स्क्वायर के टर्म में आएगा, एंड दैट इज 3 8 2 2। तो आप बोलोगे 25x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 3822। ठीक है भाई। अब आप क्या देखोगे, यहाँ से लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तो अब 78 तो हो नहीं सकता 7 के मल्टीपल में, ये भी नहीं हो सकता, तो या तो 35 है या तो 49, दो चीजें हैं। कई बार हो सकता है कि 7 का एक ही मल्टीपल दिया होता तो सीधा 35 या 49 में से कोई एक हो जाता, लेकिन दो दो वैल्यूज दी हुई हैं तो आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ से आप क्या जोड़ोगे इसको, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 29 और 49 वहाँ पर गिवन है, और x में ही x स्क्वायर में वैल्यू हो गया, तो 9 9 18 और 4 2 6 1 7, 78 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3822। ठीक है, ये हो गया। तो इनको आपने जोड़ लिया, 25 4 29 और 49 78। अब 78 दिख रहा है तो 78 का पहाड़ा तो आपको आएगा नहीं, वैसे 5 बारी में 7 5 35 ऐसा कुछ दिख रहा है, बट 5 बारी में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 8 40 जीरो वहाँ पे है नहीं। 4 बारी में जा सकता है, 4 8 32, 4 8 32 तो 3 आ जाएगा, 4 7 28 तो देख सकते हैं। बाकी 13 का पहाड़ा आपको अगर आता हो तो 13 6 78, 13 से इसको काट सकते हो, 13 दूनी 26 और 12 122 हो जाएगा, 13 8 104, 13 9 117 और 13 चौके 52 294। 6 से फिर काट दो, एक्स स्क्वायर बराबर 294 अपॉन में 6, 6 से काटोगे 6 चौके 24 और 6 निम 54, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, एक्स इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अंडर रूट ले लोगे, 7 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगा सर। तो अब क्या करेंगे, क्या पूछा आपसे लार्जेस्ट नंबर, तो 7 इंटू 7, क्योंकि 7x, एक्स की वैल्यू कितनी आई 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 49, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है मामला। अगला नेक्स्ट है, इन 4 नंबर्स the sum of the smallest and largest is 70 more than the sum of their middle two numbers if the ratio of the numbers is, देखो मस्त सवाल है, 6x 7x 15x 19x, ये आपको गिवन है। ये जो आपको गिवन है इसमें क्या बोल रहा है कि the sum of the smallest and the largest is, smallest and largest, तो 9 6 15 25x, इसका जो सम है 72 मोर विच इज 72 मोर, किससे, तो 72 मोर है, यानी 72 को प्लस करके देखेंगे जिससे भी ज्यादा है, 72 मोर देन द सम ऑफ देयर मिडिल टू नंबर्स, ये मिडिल में यही दोनों बच्चे, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 22x, कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंतर कितना आएगा, 3x की वैल्यू हो जाएगी 72, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो यहाँ आपसे क्या पूछा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 24 इंटू 6, 24 कितना हो जाएगा 144, 6 चौके 24 144, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ टीज इनकम इज 8 टाइम्स हिज सेविंग्स देन हिज एक्सपेंडिचर इज कितना टाइम्स, ये बताओ भाई। अगर टी का जो इनकम 8 टाइम्स हिज सेविंग्स है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, सर इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, वहां पे प्लस आएगा भाई, क्या बोलोगे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये हमारी इनकम होती है। तो आपसे बोला कि अगर टी की जो इनकम 8 टाइम्स हिज सेविंग्स है, इनकम जो है वो कितनी है, सेविंग्स की 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स ऑफ सेविंग्स है, तो आप इसको ऐसे लिखो, इसको 8s लिख सकते हो, क्योंकि सेविंग्स की क्या है वो 8 टाइम्स है। ठीक है, तो 8s लिख सकते हो, तो यहां से डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा, 7s बराबर एक्सपेंडिचर, यानी
सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो निकल के आएगा वो 1:7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन हिज एक्सपेंडिचर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हिज सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर अपने सेविंग्स का कितना टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर लो इधर उधर। सो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 7x, यानी सेविंग्स का 7 टाइम्स। सिंपल यहां से दिख गया, यानी आप इस तरीके से वैल्यू पुटिंग से इसको पता कर सकते थे। यानी जहां पे इनकम दिया हुआ है वहां पे 8 टाइम्स से सेविंग्स लिखा है, तो इनकम को सेविंग्स के 8 टाइम्स यानी 8s लिख दिया, सेविंग्स को उधर भेजा, एक s 8 में से माइनस हुआ, 7s इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। फिर इनका रेशियो पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर सेविंग्स का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है, साफ साफ यहां पर दिख रहा है। ये वाला स्टेप भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर है। अगला क्वेश्चन बोलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स ए एंड बी इज 5:8। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी इज, यानी दो स्कूल हैं ए एंड बी, इसमें स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है, 5:8 है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी इंक्रीजेस बाय 20 एंड 15%, तो अब नया रेशियो क्या होगा। देखना ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, रोहित भाई पानी मिलेगा क्या। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी इज 5:8 इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जब ये रेशियो में दिया, परसेंटेज निकालने बोला है, तो एक एक जीरो अपने तरफ से क्या करो भाई, जोड़ लो। अब ये बोल रहा है सर 20% ए में इंक्रीमेंट हो गए, 20% बच्चे इसमें बढ़ गए, तो 20% कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, 1/5, तो 10 हो जाएगा। आपको परसेंटेज निकालना मैंने सिखाया है, इसका 20% मतलब उसका फ्रैक्शन कितना होता है, ये हो जाएगा 10। तो आप सीधे बोलेंगे कि सर 10 बच्चे जो है यहां से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, 60 बच्चे हो गए। इसमें 15% बच्चे बढ़े हैं बी में, तो 15% निकाल लो, 80/100। एक जीरो ये कट गया, 2 से काट दिया इसको, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, यहां से हो गया। 5 से काटा 3 बार में, तो 3 चौके 12, 15 8 120। वैसे भी आपको पता है 15 इंटू 8 कितना हो जाता भाई, सीधा सीधा 15% निकालना है, इंटू 80 लिखा है। सो 15 इंटू 8 करोगे, 120/10, 0 से 0 कटा, सीधा बच गया 12, 11 और 11 बच गया 12, तो यहाँ पे 12 बच्चे ऐड हो गए, तो इसमें 12 हो जाएंगे तो 92 हो जाएगा। तो अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो 15 चौके 60 और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 80 बच्चे थे है ना, 92, तो 60 हो गया, 50 + 10 60 हो गया, और 4 से कटेगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ 23 आना चाहिए था, 15:23, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये तो आप बता सकते हो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे पता करोगे, 2 नंबर दिया है, ए बटे में बी बराबर बी बटे में सी, ये गिवन है आपको, 3 ही चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल में 3 ही नंबर होंगे ए बी। अब यहाँ 5 से काट दो, पंजू 25, 5 9 45, फिर 5 से काट दो, 5 9 45, 9 से 9 मल्टीप्लाई हो गया, सी इज इक्वल टू 81, 9 × 9 81, इसका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अब ये सारे आप करोगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, बताओ निकाल पाओगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप खुद निकालना, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ पी बाई क्यू इतना है भाई, पी बाई क्यू कितना गिवन है, 5/2, ये गिवन है। पी बाई क्यू इज इक्वल टू 5/2, देन कह रहा है कि बताओ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये गिवन है। आपसे पूछा है बताओ इसकी वैल्यू क्या, तो कितना आसान है, सीधा उठा के आंसर, एक बार स्क्वायर का सम दोनों का, एक बार स्क्वायर का डिफरेंस, बस खत्म बात। ठीक है, हो जाएगा, सीधा सीधा रखो ना, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सीधा आंसर आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखो मस्त क्वेश्चन है, देखो ये सवाल सीखो भाई, a बटे बी ये गिवन है आपको 1/3 डिवाइड बाई 1/5, ऐसे ही b बटे सी आपको गिवन है, कितना गिवन है 1/7 डिवाइड बाई 1/8, ऐसे ही c बाई डी गिवन है एंड दैट इज 1/10 डिवाइड बाई 1/21, ये आपको गिवन है। आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी, आपको इसका क्या बताना है, आपको इसका रेशियो बताना है। तो रेशियो में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हुई है, वो वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को लगाएं, इससे पहले एक बात समझो, जैसे मान लो लिखा हुआ
कि A/B इज इक्वल टू 3/4, जबकि लिखा हो कि B/C इज इक्वल टू 8/6 या 8/7, मान लो यहाँ 7। तो यहां से अगर आपसे पूछे कि A, B और C इसका क्या होगा रेशियो, आप वो बता दो। तो सबसे पहली बात कि आपको ये देखना है कि B यहाँ पर भी मौजूद है और B यहाँ पर भी मौजूद है, और दोनों ही केसेस में दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। यहाँ B की वैल्यू 4 है और यहाँ B की वैल्यू 8 है। इसका मतलब भाई गद्दारी हो गया है, यहाँ पर क्या हो गई है, गद्दारी हो गई है, दोनों जगह सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको 8 को 4 बनाने से बेहतर है इसको 8 बना दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, खत्म बात। तो A की वैल्यू यहाँ से निकल करके क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 यहाँ पर 8 वहाँ पर, एक कॉमन हो गया, और C की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेशियोज बता सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में कितनी चीजें आपको दिखेंगी, B 2 जगह, C 2 जगह, क्या D 2 जगह, क्या A 2 जगह, नहीं, दो वैल्यूज ऐसी हैं जो दो दो जगह मौजूद हैं। तो इन वैल्यूज को अब क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आपको वैल्यू ना रेशियो में गिवन हो, मतलब फ्रैक्शन में गिवन हो, तो आप उनको ऐसे देखा करो, 1/3 रेशियो 1/5, ऐसे देखना है आपको, 1/7 रेशियो 1/8। ठीक है, जैसा लिखा था वैसे ही, 1/10 रेशियो 1/21। इसका फायदा क्या है कि इनके जो बेस होते हैं जैसे 3 और 5, इनका मल्टीपल, सबसे लोवेस्ट मल्टीपल, यानी उनका एलसीएम भी कह सकते हो, तो उससे क्या करना है, दोनों ही नंबर्स में मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा समझ लो। तो क्या करोगे ना, नीचे से वैल्यू खत्म हो जाएगी, 3 से 15 कटेगा कितनी बार में, 5 टाइम्स में, और 5 से 15 कटेगा 3 टाइम्स में। तो आपको यहाँ से A रेशियो B निकल करके आ जाएगा, दैट इज 5/3। ये अब थोड़ा सा आपको कैसा लगेगा, आसान लगेगा। अब 7 और 8 एक दूसरे के उसमें पहाड़े में नहीं आते ना, तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो। जैसे 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, उल्टा करके लिखा, तो जो A की वैल्यू क्या थी, ये थी, B की ये, तो ये A की वैल्यू, ये B की, ये A की, ये B की, तो आप सीधा सीधा लिखते जा सकते थे क्या, कि सर 8/7, ऐसे लिख दोगे तो हो जाएगा B/C। और ऐसे ही C रेशियो अगर D लिखनी है आपको, तो क्या 10 और 21 किसी के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये ठीक है। अब आपको क्या क्या बराबर करना है, B को बराबर करना है। तो B को बराबर करना, B की वैल्यू यहां पे कितनी है, 3, B की वैल्यू यहां पर कितनी है, 8। तो यहां पे क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई, यहां पे क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई आपने किया तो यहां पर 7 से भी तो होगा, हर एक टर्म में होता है, तो यहां पे ये हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो A की वैल्यू, A/B लिख रहा हूं, ये कितनी हो जाएगी सर, 8 × 5 40, 8 × 3 24। ठीक है सर, B इंटू C का रेशियो कितना हो जाएगा सर, दोनों में मल्टीप्लाई, 24 21। अब जैसे ही आपको देखा कि C की वैल्यू बदल गई है, यहाँ पे 21 पहले से ही थी, तो क्या चेंज करने की जरूरत है, नहीं सर, ये तो अच्छा ही हो गया कि C की वैल्यू अपने आप बैलेंस्ड हो गई, दोबारा नहीं करना पड़ा। तो C/D जो आपका है वो कितना है, 21/10। तो आपको पता चल गया B की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई, 24 24, दैट्स कूल। इसका मतलब यहाँ से ये बराबर हो गई वैल्यू। अच्छा सर, क्या 21 का मामला ठीक हो गया, हाँ सर 21 का मामला ठीक हो गया। तो A और D तो रिपीटेड है भी नहीं, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 40/24/21/10। अब ये किस ऑप्शन में है वो आपको देख लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है या आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, क्या क्वेश्चन है भाई, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल इज, रेशियो दिया एरिया का, कितना दिया है सर, 4/3, यानी A1/A2, ये गिवन है आपको 4/3। ठीक है सर, हाइट का रेशियो दे रखा है, बेस का रेशियो पूछा है, तो भैया एरिया क्या होता है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, कोई बच्चा बता दे सर, हाफ बेस इंटू हाइट। बात रेशियो में है दो अलग अलग ट्राइंगल के, तो दो अलग अलग जो ट्राइंगल होंगे वो भी होंगे हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ 2 2 कर लो पहले वाले का, ये A2 हो गया, A1 हो गया। तो इसमें होगा क्या, रेशियो निकालोगे तो हाफ हाफ तो डिवाइड हो ही जाएंगे। यानी इसको हमें देखना कैसे, इसको हमें ऐसे देखना है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस इंटू हाइट। सर हाफ हाफ तो दोनों जगह डिवाइड है, अच्छा, दैट इज इक्वल टू 4/3, ये हमारे पास मौजूद है गिवन। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई, ओके सर। अगली बात, B1, क्या हमें बेस पता, नहीं, B1 बेस्ड, हमें फाइंड ही तो करना है बेस के रेशियोज, यानी B1/B2 चाहिए। तो B1/B2 चाहिए तो H1 और H2 को उधर ही भेज देते हैं, तो हम यहां से आगे इंप्लाई कर सकते हैं सर, B1/B2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और ये वैल्यू कहाँ जाएगी,
आप बोलोगे सर इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो H2 वहाँ जाएगा। सो 4 इंटू H2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू H1, और यहीं पे वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। सो 4 इंटू H2 कितनी है, तो आप बोलोगे सर हाइट का रेशियो, यानी ये H1 है ये H2 है, तो H2 कितना हमारा है 5, सो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई H1 कितना है 6, 3 इंटू 6, तो बस ये 20 अपॉन में कितना हो गया 18, ठीक है 20 अपॉन में 18, और छोटा करोगे तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दोगे 10:9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत केयरफुली करना क्योंकि ऑप्शन में 9:10 भी गिवन है मेरे लाल। बताओ अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, वैल्यू उठा के रख देना। क्या लिखा हुआ है x अपॉन में 4y दैट इज इक्वल टू ये, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कुछ नहीं बचा 1 है, वहां पे रख देना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, P एंड Q आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर P की वैल्यू बदली जितनी ही उतने गुना Q की वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा सर, लेकिन एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी अगर Q की वैल्यू बढ़ी तो P की वैल्यू घट जाएगी, अगर Q की वैल्यू घटी तो P की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है, Q नीचे है, मान लो वहां पे 10 लिखा है, Q की वैल्यू 2 आई तो आंसर क्या है 5, Q की वैल्यू 2 आई तो P का आंसर क्या है 5 है। लेकिन अगर हम Q को 5 लिख दें, वैल्यू बढ़ा दी हमने, तो अब क्या हो जाएगा P छोटा हो गया, क्योंकि नीचे जो डिवीजन में वैल्यू है तो डिवाइड करके छोटा ही तो बनाएगा सामने वाले को, तो यानी कि Q की वैल्यू जो है अगर वो घटेगी तो P घटेगा, बढ़ेगा, उल्टा होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं चलिए आपको सिखाते हैं। तो जैसे बोला P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, अब क्या करोगे, ये इनवर्सली का साइन हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, कुछ भी मान लेना, आपका मन करे आप कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो यहाँ पे K अब लिख दिया, क्या लिख दिया K, इनवर्सली का साइन, इनवर्स का साइन हटाने के लिए, प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए क्या लिखा K इंटू 1/, इसको आप K अपॉन में Q भी देख सकते हो। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाता है दैट इज P इज इक्वल टू K अपॉन में Q। अब ये क्या करेंगे, आपको एक ये कंडीशन देंगे, क्या कंडीशन देंगे, कह रहे हैं जब Q 6 है तो P की वैल्यू 10 है, जब Q क्या है 6 है तो P की वैल्यू 10 है, जब Q 6 है, Q 6 है इसका मतलब P की वैल्यू 10 है, सो P की जगह पे 10 रखेंगे, K रखेंगे, Q की वैल्यू वहां पर कितनी गिवन है 6 गिवन है, यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ द K इज क्या मिल जाएगा आपको 60, तो K की वैल्यू क्या मिल गई 60। अब ये आपको दूसरा कंडीशन देंगे और आपसे वैल्यू पता कर लेंगे, इतना सा ही ये पता कर भी सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि इफ, अब अगला कंडीशन P बराबर 15 है तो Q की वैल्यू बताओ, आप कह रहे हैं कि P 15 है तो Q बताओ, सेम फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला ही क्या है P इज इक्वल टू K अपॉन में Q, तो कह रहे हैं कि आपको Q की वैल्यू बतानी है, इस बार P की वैल्यू कितनी हो गई 15, तो P की जगह 15, K की वैल्यू हमने निकाल रखी है दैट इज 60, तो Q की वैल्यू बताओ, Q को इधर लेके जाओ, 15 को नीचे भेजोगे, 60 को डिवाइड करेगा, आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर B 4। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी सी बात बस बता दो, बोलो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शनल वेट बिटवीन दिस। अब देखना इस क्वेश्चन को गलत कैसे कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को सही कैसे कर सकते हैं, दोनों सीखो, क्योंकि गलत करने की संभावना इसमें ज्यादा है। लिखा हुआ 2 नंबर दिया, मान लो ये 2 नंबर दिए हैं, इनका आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट करके दोनों का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी 3 + 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2√2 और दोनों पे होल स्क्वायर, यहां आपको दिख रहा होगा होल स्क्वायर, ठीक है सर, ओके सर। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, उनको लगता है कि उनको अलजेब्रा आता है, तो अलजेब्रा आता है तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे a + b का होल स्क्वायर लिखा है और a - b का होल स्क्वायर लिखा है, दोनों को क्या कर लेते हैं खोल लेते हैं, तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा भाई a² + b², ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और रूट से बाहर आ जाएगा 2 + 2ab, तो उनको पता है कि सर +2ab यानी कि 2ab, 2 × 3 × 2√2, ठीक है, +2ab है, और इंटू a² -b² नहीं +b², 2 का स्क्वायर इंटू 2 -2ab, 2 × 3 × 2√2। आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करना समझदारी का काम है क्या, तो ये सब हरकतें नहीं करनी एग्जाम में, आप अपना अलजेब्रा का टेक्निक दिखाने लग जाओ, यहाँ पे अलजेब्रा की टेक्निक पूरी तरीके से नहीं दिखानी, यहाँ पे बुद्धिमानी से दिखानी है, कैसे दिखानी, अलजेब्रा का ही कंसेप्ट यूज होगा, पर कैसे,
एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, सो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कंसेप्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, अब इसका सबसे खूबसूरत बात क्या है कि दोनों वैल्यूज किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, दोनों पर पावर 2 है। तो क्या ये बाहर निकल के ऐसे आ सकते हैं, रूट से बाहर निकाल सकते हैं इनको? आप बोलोगे सर a प्लस बी और a माइनस बी, देखो रूट से बाहर आ गए। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो उनका क्या करेंगे, स्क्वायर का डिफरेंस। तो a कौन है, 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2, रूट 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अगर इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 इंटू 2। अब देखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2 रूट 2 का स्क्वायर नहीं निकाल पाते। 2 रूट 2 का स्क्वायर कैसे निकालना, बहुत आसान है। यहाँ तो 2 बाहर ही है, तो 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 के पावर 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर 3, दैट इज 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8। 9 में से अगर 8 जाएगा तो आंसर बहुत कठिन हो जाएगा, घटा पाना काफी मुश्किल काम हो जाएगा, और फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देता हूं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्या दिया है, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ABC। 3 रेशियो दिया है, क्या क्या, 4 3 6। इफ शी शेयर इज 600 मोर देन B का, तो C का जो शेयर है वो B से कितना ज्यादा है, 600 ज्यादा है। हमें कितना दिख रहा है, ये 4x 3x 6x। तो कह रहा है जो C है ये B है, ये A है। कह रहा है C को ना 600 रुपए ज्यादा मिले, हमारे हिसाब से 3x ज्यादा मिले, वो 600 के बराबर है, तो x की वैल्यू 200 हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा अब क्या बताओगे, हाउ मच मोर विल A गेट देन B। A कितना ज्यादा पाएगा, x की वैल्यू निकाल देनी खाली, क्योंकि x का ही डिफरेंस है, दैट इज 200 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद करेंगे, और खुद करने के बाद क्या करेंगे, आंसर कमेंट में लिखना है और बताना है ये क्लास आपको कैसे लगी। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।